बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बायोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन किया, उसके मेन एरियाज हमने डिस्कस किए, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री हमने देखी, उसका रिलेशनशिप देखा बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से। आज के लेक्चर में हम जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड्स है कार्बोहाइड्रेट्स, इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन वगैरह डिस्कस की हुई है। आज के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। उसमें हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है और किस बेस पे की जाती है, और कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस क्या हैं, इनको हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। कमिंग लेक्चर्स में हम प्रोटीन्स, लिपिड्स और मिनरल्स की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। अगर इस टॉपिक को समझने में आपके लिए कोई इशू हो तो आप हमारे पहले लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं, जो कि हमारे YouTube चैनल पे मौजूद है। सो डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स से हम बखूबी वाकिफ है, हमारी खुराक का अहम जुज़ है। चाहे व्हीट हो, चाहे राइस हो, चाहे कॉर्न हो, चाहे पोटैटोज हो, मैक्रोनीज, स्पैगेटीज वगैरह, ये सारे कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स है। कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर हम जो है खुराक का तस्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी सोर्स है, यानी जिस्म के अंदर एनर्जी हासिल करने के लिए सबसे पहली जो खुराक जो इस्तेमाल होती है हमारे जिस्म में, वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडीज। सो डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? जैसा कि नाम से जाहिर है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी ये कार्बन के हाइड्रेट्स है। कार्बन के हाइड्रेट्स का मतलब हाइड्रो या हाइड्रेट्स वाटर को कहते हैं। तो कार्बन के साथ जब वाटर मिले तो हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। वाटर का फार्मूला H2O। इसी तरह हम कह सकते हैं कि वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, उनको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला CnH2O होल N है, और अक्सर कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटमों का जो रेशियो होता है वो वही होता है जो यहाँ पे वाटर में है, यानी 2:1। अगर हम केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करना चाहे तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि केमिकली हम किसी भी कंपाउंड को डिफाइन करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप करते हैं कि उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो कार्बोहाइड्रेट के केस में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन होगा, और बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप भी वहाँ पे मौजूद होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी वहाँ पे मौजूद होगा। इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो केमिकली ये डेफिनेशन तरतीब पाती है कि केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। या तो इनके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा। इसको समझने के लिए हम 3 जो बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं या मोनोसैकराइड्स हैं, उनकी एग्जांपल्स का जो है उनके एग्जांपल्स का सहारा लेते हैं। ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये जो ओपन चेन में इसका जो फार्मूला है, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत से OH ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, लेकिन OH ग्रुप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के तौर पे नहीं है, बल्कि ब्रांच या सब्सटीट्यूएंट के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। ग्लूकोज के केस में हम अगर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज के केस में हमारे पास एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। फिर अगर गैलेक्टोज को हम देखते हैं तो वो भी बेसिकली आइसोमर है इसका, ग्लूकोज का, उसमें भी जो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और वहीं पॉलीहाइड्रोक्सी हर जगह मौजूद है, OH 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 OH।
अगर हम फ्रुक्टोज देखते हैं तो ये ज़रा डिफरेंट है तो इन्हीं का ये आइसोमर, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर केटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एल्डिहाइड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स है और इनको हम एल्डोज कहते हैं या एल्डोजिस कहेंगे, दोनों को अगर प्लूरल सेंस में बात करेंगे। तो फ्रुक्टोज के केस में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है, तो इनको हम कीटोजिस या कीटोनिक शुगर कहेंगे। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात कर लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं: मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। बाज़ औक़ात डाइसैकराइड्स को जो है अलग से रखा जाता है, लेकिन बेसिकली इनके जो है 3 टाइप्स डोमिनेंट है: मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। ये जो डाइसैकराइड्स है यहाँ पे अलग रखे गए हैं, लेकिन बेसिकली ये भी ओलिगोसैकराइड्स का हिस्सा है। मोनोसैकराइड के केस में शुगर यूनिट एक ही होती है, ओलिगोसैकराइड्स में 2 to 9 शुगर यूनिट्स होते हैं और पॉली जो है सैकराइड्स जो होता है उसमें 9 या 9 से 10 या 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट्स आपस में मिले हुए होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहली जो ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट्स की, सिंपल शुगर्स जो कहलाते हैं, इनको मोनोसैकराइड्स कहा जाता है। सैकरॉन का लफ्ज़ शुगर के लिए इस्तेमाल होता है और इसी तरह मोनोसैकराइड का मतलब सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इनको सिंपल शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये फर्दर हाइड्रोलाइज होकर मज़ीद सिंपल शुगर यूनिट्स में स्प्लिट होने की सलाहियत नहीं रखती। ये बेसिक यूनिट्स हैं, तो फर्दर इनकी जो है स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। इनकी जनरल कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो ये कलरलेस होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती है, सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। These compounds are compounds which possess free ketonic or aldehyde functional group. इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है केटोनिक या एल्डिहाइड ग्रुप, वो फ्री फॉर्म में होता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो वो लिंक्स बनाने के लिए यूज अप होता है और फिर फ्री नहीं रहता। ये भी आप याद रखें कि ये मोनोसैकराइड्स ऐसे शुगर यूनिट्स हैं जिनमें जो है एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप फ्री स्टेट में मौजूद होता है। मोनोसैकराइड्स का जनरल फार्मूला CnH2n, CnH2n H2O, वहीं ग्लूकोज का जनरल फार्मूला इनका जो है, इनका भी जनरल फार्मूला है। इनको फर्दर इनमें मौजूद पाए जाने वाले कार्बन एटमों के लिहाज से और शुगर यूनिट के लिहाज से तकसीम किया जा सकता है। तो कार्बन एटम इनके अंदर 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, 6 और 7 तक हो सकते हैं। इसलिए इनको ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस वगैरह कहते हैं। तो इनकी एग्जाम्पल्स में हमने अभी जो है कुछ जनरल एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज इनकी जो है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ये इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले हैं, ये आप देख सकते हैं। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज ये मोनोसैकराइड्स है। ये इनकी जो है ओपन स्ट्रक्चर है और मोनोसैकराइड जब किसी सॉल्यूशन के अंदर होते हैं तो वो एक रिंग स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि इनके स्ट्रक्चर में एक रिंग डेवलप होता है। मसलन ये फ्रुक्टोज का फार्मूला है, देखिए ये एक पेंटागोन शेप है और ये हेक्सागोन शेप है गैलेक्टोज और ग्लूकोज। तो हम कह सकते हैं कि ओपन, अगर ये वाटर में ना हो तो ये ओपन स्ट्रक्चर होता है, और अगर ये किसी सॉल्वेंट के अंदर मसलन वाटर के अंदर हो तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिंग स्ट्रक्चर होता है। दूसरी जो टाइप्स है कार्बोहाइड्रेट्स की, उनको ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। ओलिगोसैकराइड्स में जो शुगर यूनिट्स की तादाद 2 to 10 होती है, और ये जो शुगर यूनिट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हाइड्रोलिसिस पे ये स्प्लिट होके 2 से लेके 10 तक शुगर यूनिट्स में डिवाइड होंगे, और मोनोसैकराइड आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए जुड़ते हैं और ओलिगोसैकराइड्स बनाते हैं।
और इनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। डाइस्क्राइड्स में के केस में जो है 2 शुगर यूनिट्स आपस में मिलेंगे, ट्राई में 3 मिलेंगे और टेट्रा में 4 मिलेंगे। तो ओलिगोस्क्राइड्स की जो है हम मशहूर जो टाइप्स हैं वो अगर हम डिस्कस कर ले, सक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज, ये ओलिगोस्क्राइड्स के फर्दर टाइप्स हैं। इनमें जो सक्रोज है उससे हम वाकिफ हैं। ये सक्रोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है कि एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज के मिलने से बनता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन को ऑक्सीजन एटम के ज़रिए लिंकेज इनमें डेवलप करता है। ये हमारे पास सक्रोज है और ये हमारे पास डाइस्क्राइड है। माल्टोज में 2 शुगर आपस में मिल जाते हैं और उस केस में भी 2 शुगर मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज और यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिल जाते हैं। तो ये डाइस्क्राइड्स हैं हमारे पास। अब हम जो थर्ड कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट्स की, पॉलीस्क्राइड्स, उनको डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। इनको ग्लाइकेंस भी कहा जाता है। इनको हम ग्लाइकेंस भी कहते हैं। पॉलीस्क्राइड्स में जो यूनिट्स की तादाद होती है वो 10 हो सकती है और 10 से ज़्यादा भी हो सकती है, 100 थाउजेंड्स तक हो सकती है। और हाइड्रोलिसिस पे ये सिंपल फॉर्म में ये स्प्लिट हो जाते हैं और मोनोस्क्राइड्स बनाते हैं। और पॉलीस्क्राइड्स भी स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ फर्दर इसमें जो है क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। बाज जो है अनब्रांच्ड होते हैं और बाज ब्रांच्ड होते हैं। इस बेस पे ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड में इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट स्टार्च का वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने देने की कोशिश की है। स्टार्च में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेवरल शुगर यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक बांड के जरिए जुड़ जाती है और एक लंबा चेन सा बनता है। देखिए इस चेन के अंदर अब ब्रांचेस भी डेवलप हो गई है। अगर एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ लिंक हो तो वहां पे ब्रांच नहीं बनता बल्कि एक स्ट्रेट चेन बनता है। जैसा कि ये देखेंगे आप, ये स्ट्रेट चेन है। फिर नेक्स्ट केस में मैं आपको दिखाऊंगा ये केस। एक कार्बन नंबर फर्स्ट एक ग्लूकोज का दूसरे के कार्बन नंबर 6 के साथ लिंक हो तो ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है और इस केस में हमारे पास ब्रांच डेवलप होता है। अब देखें, जब तक कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच है ये सिंपल एक चेन में डेवलप होता है आगे इनका, लेकिन जो ही 1 और 6 के दरमियान लिंकेज डेवलप होती है तो फिर ये एक ब्रांच डेवलप होता है। उसकी निस्बत देखें, ये ऊपर वाला जो केस है जहाँ पे 1-4 लिंकेज होता है वहाँ पे कोई ब्रांच नहीं बनता और ये स्ट्रेट चेन बनता है। इनको एमाइलोस भी कहते हैं, एमाइलोस जिसमें ब्रांच न बने। जहाँ पे ब्रांचिंग होती है उसको फिर हम एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता जबकि 1-4 लिंकेज वाला जो स्ट्रेट चेन में होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के थोड़े से फंक्शंस हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले तो खुराक के या एनर्जी के बेसिक सोर्सेस है, यानी हमारे जिस्म के अंदर सबसे पहले एनर्जी जो जनरेट होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की जो ऑक्सीडेशन है उससे होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने से या ऑक्सीडेशन से 4 किलो कैलोरीज जो है एनर्जी प्रोवाइड होती है। और फिर ये आगे जाके इससे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन ग्लाइकोलिसिस के दौरान होती है और वो फिर एटीपी बनता है। इनसे एटीपी आप जानते हैं कि एनर्जी करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होता है। एनर्जी जनरेट करने के अलावा ये एनर्जी स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यानी खुराक अगर जिस्म में बढ़ जाए, मसलन हम आलू के केस में देखते हैं कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं। फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल्स के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट सुपर एबंडेंट हो तो फिर वो
उस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जिस्म के अंदर स्टोर, यानी ये खुराक को स्टोर करने के का काम भी करते हैं। कुछ पौधों के नहीं बल्कि अक्सर पौधों के सेल्स के अंदर जो सेल वाल होती है जो कि उनकी हिफाजत करती है, और कुछ न सिर्फ पौधों के अंदर, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेलुलोज की जो होती है सेल वाल, वो भी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप है जो कि पॉलीसेकेराइड है। इसी तरह फंजाई में जो सेल वाल होती है वो काइटिन से बनी हुई होती है, वो भी जो है एक कार्बोहाइड्रेट है, वो भी एक पॉलीसेकेराइड है। यानी इनका जो है एक स्ट्रक्चरल रोल भी है, यानी ये स्ट्रक्चर्स भी बना सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स इंटरमीडिएट्स के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, फैट्स और प्रोटीन्स। आगे हम एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है बायोसिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होकर फैट्स भी बना सकती है और प्रोटीन्स भी बना सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यू और एनर्जी सोर्स फॉर ब्रेन, यानी एक तो नर्व इम्पल्स जो कि पैगामात कंडक्ट होते हैं जिस्म के अंदर न्यूरॉन्स के ज़रिए, नर्व सेल्स के ज़रिए, वहाँ पे भी इनका रोल है। फिर ये ब्रेन को भी एनर्जी फराहम करती है। कार्बोहाइड्रेट्स फिर एंटीबायोटिक वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकती है। फिर विटामिन्स में भी इनका जो है रोल होता है, विटामिन के बनाने में। तो एंटीजन के सरफेस पे ये होते हैं, और ये डीएनए और आरएनए बनाने में भी इनका रोल होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ बेसिक फंक्शंस थे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को फोकस किया। कंक्लूड करने से पहले हम एक दफ़ा जायज़ा लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। एक समरी या इसको हम समराइज करने की कोशिश करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा लेक्चर कार्बोहाइड्रेट से मुतल्लिक़ था। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़े। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को आम अल्फाज में और फिर केमिकली इनको डिफ़ाइन करने की कोशिश की, और इनको कहा कि केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिर हमने जो है उसी केमिकल डेफिनेशन के बेस पे आपको समझाने की कोशिश की कि बाज़ के अंदर जो है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, मसलन ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और बाज़ के अंदर मसलन फ्रुक्टोज के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की बात की कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेन कैटेगरीज में, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड में इनको डिवाइड किया जाता है। ये डाइसैकराइड्स को कभी अलग रखा जाता है, लेकिन इसको भी हम ओलिगोसैकराइड्स के अंदर ही रखते हैं। तो मोनोसैकराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें सिंगल शुगर यूनिट हो, ओलिगोसैकराइड्स 2 से लेकर 10 तक शुगर यूनिट्स हो, और पॉलीसैकराइड्स 10 से लेके 100,000 तक शुगर यूनिट्स है, उनको हम पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। जो मोनोसैकराइड्स या सिंपल शुगर्स होते हैं उनमें एक ही शुगर यूनिट पाया जाता है। उनका फार्मूला जनरल वही है जो जनाब कार्बोहाइड्रेट्स का है। अगर हम मोनोसैकराइड्स देखें, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, मैनोज वगैरह हैं, ये जो है हमारे पास मोनोसैकराइड है। मोनोसैकराइड की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये हाइड्रोलिसिस के जरिए फर्दर स्प्लिट होकर सिंपल शुगर यूनिट्स नहीं बना सकती। एक दूसरी बात कि मोनोसैकराइड्स आम हालत में इनका फार्मूला ये होता है, ओपन चेन फॉर्म में होते हैं, जबकि जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो फिर ये एक रिंग स्ट्रक्चर अपनाती है, और वो जो का एल्डिहाइड और फंक्शनल ग्रुप कीटोन था वो फिर फ्री नहीं रहता, वो रिंग का हिस्सा बनता है। ओलिगोसैकराइड्स की हम बात करें तो 2 से लेकर 10 तक इसमें जो है शुगर यूनिट्स होते हैं, और एक मोनोसैकराइड दूसरे मोनोसैकराइड के जरिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जुड़ा होता है। और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज समझाने के लिए हम यहाँ पे सक्रोज की एग्जांपल लेते हैं कि एक फ्रुक्टोज है और दूसरा ग्लूकोज है। यहाँ पे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर
1 2 3 4 5 कार्बन नंबर 5 ऑक्सीजन एटम के जरिए जुड़ जाता है, तो इसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। और सबसे जो मारूफ या नाउन हमारे पास डाइसक्राइड या ओलिगोसक्राइड है वो सक्रोज है। फिर माल्टोज भी है और गैलेक्टोज भी है। ये शुगर यूनिट्स आपस में मिलती हैं। इस केस में शुगर यूनिट्स डिफरेंट है, एक ग्लूकोज है एक फ्रुक्टोज है, और इस माल्टोज के केस में ये शुगर यूनिट्स सेम है। फिर हमने पॉलीसेकेराइड्स को डिस्कस किया कि 10 से अगर ज़्यादा शुगर यूनिट्स हो तो उनको पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। पॉलीसेकेराइड में हमने एग्जांपल स्टार्च की डिस्कस की कि एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे के कार्बन नंबर 4 के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए मिले तो पॉलीसेकेराइड चेन बनते हैं। फिर उनमें ब्रांचिंग भी पॉसिबल है। अगर 1,4 लिंकेज हो, एक का कार्बन नंबर 1 दूसरे के 4 को लिंक करे तो स्ट्रेट चेन बनता है। अगर एक का कार्बन नंबर 1 दूसरे के 6 कार्बन नंबर 6 को लिंकेज करे तो यहाँ पे फिर ब्रांच भी डेवलप होती है। स्ट्रेट चेन वाले को हम क्या कहते हैं, एमाइलोस कहते हैं, और ये वाटर में सॉल्युबल है। और यहाँ पे ब्रांच डेवलप होती है, इनको एमाइलोपेक्टिन कहते हैं, और ये वाटर में इनसॉल्युबल है। तो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली एनर्जी के सोर्सेस हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन प्लांट्स में शुगर की अमाउंट ज़्यादा हो तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है, और एनिमल में ज़्यादा हो तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। तो कुछ प्लांट सेल्स और जो फंजाई वगैरह की सेल वाल जो होती है वो जो है कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई होती है, और फिर ये नर्व इम्पल्स को रेगुलेट करते हैं, ब्रेन को एनर्जी देते हैं, और फिर आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोटीन और फैट्स भी बना सकते हैं इंटर कन्वर्जन के ज़रिए। तो ये तो था आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मज़ीद लेक्चर्स देखने हो या केमिस्ट्री को आसान तरीके से समझना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे आसान तरीके से आपको जो मैंने लेक्चर्स के ज़रिए ये केमिस्ट्री के टॉपिक समझ जाने की कोशिश की। ये दूसरा लेक्चर था। तीसरे लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।